जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए अभी तो ये जो क्लास है हमारी क्लास 10th के टॉपर्स बैच के लिए हम लोग अपना मैथ का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पॉलिनोमियल्स। आज उसी सीरीज़ में अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग जो कंटेंट देखेंगे वो एनसीईआरटी और आरएस से हमारा कंटेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक में हम चीज़ों को इंट्रो करेंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आ जाइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, देखिए जैसा कि नाम है चैप्टर का, क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे पेयर वर्ड से क्या मतलब है कि जब भी इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो दो इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, पिछली वीडियो में पॉलिनोमियल के वीडियो में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, कुछ रिलेट करेगा ये चैप्टर पिछले पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से। अगर अभी तक आप लोगों ने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, लीनियर इक्वेशन का मतलब एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर जो है कितनी हो, एक हो, उसे हम लोग लीनियर बोलते थे। जैसे पॉलिनोमियल में बताया था मैंने ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इस तरह से कोई इक्वेशन था, इसमें एक वेरिएबल x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो इसे हम लोग लीनियर बोलते थे। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन टू वेरिएबल, वेरिएबल का मीनिंग हमने समझा दिया था आप लोगों को। वेरिएबल से मतलब होता है जो x y या t या s। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में ऐसे जो टर्म आते हैं जिनकी वैल्यू हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी सबमिट कर सकते हैं नेचुरल नंबर से, उन सारे टाइप के जो लेटर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है ना, ये आप लोगों को जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम किस पे मिलेंगे, या तो x दे रखा होगा या y या फिर t या s। ठीक है ना, तो जो अभी आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है इसमें जो स्टैंडर्ड फार्मूला लिया गया है, आपकी एनसीईआरटी हो चाहे आरएस हो चाहे आरडी हो, तीनों जगह पे ये x और y ये दो वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक x के फॉर्म में, एक y के फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये एक इक्वेशन होगी हमारी। क्या इसमें a1 क्या, देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, एक तो x है, दूसरा वेरिएबल कौन सा है, y है, दो वेरिएबल मिल गए। दूसरी इक्वेशन भी आपको दे रखी है, एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये इक्वेशन, तो दो इक्वेशन को हम लोग एक पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो a1 है, a1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। मैंने आप लोगों से कोफिशिएंट के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। किसी भी वेरिएबल के पहले जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जैसे C1 है या फिर C2 है, इसे बोला जाता है इसका कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, ये इसका, इस इक्वेशन का क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक, तो आप लोगों को जब भी इक्वेशन मिलेगी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इसी तौर तरीकों को ये क्या करेगा, फॉलो अप करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी, दो इक्वेशन आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में देख लेते हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे कैसे होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात करें तो एनसीईआरटी अगर लेवल की बात करें तो तीन तरह से इसका सॉल्यूशन कहा गया है। किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है पहले वो समझ लीजिए। जैसे ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कहता हूं कि इस इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालना है तो इसका मतलब होता है ये जो वेरिएबल है x और y ना, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, इसी सॉल्यूशन को कई बार आपको रिजल्ट के नाम से दे देगा, कई बार बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इस तरह से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कितने तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके होंगे।
पहला होगा ग्राफिकल मेथड, कि हम लोग इसको ग्राफ पे पुट करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे, वहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी मैं सारे को बिल्कुल डिटेल में विद एग्जांपल आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या होते हैं ये, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। उसके बाद तीसरा हमारा जो तरीका होता है इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को लीनियर को सॉल्व करने का, वो होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। अब हम बारी बारी से एक एक मेथड को अपने समझेंगे कि इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, पहले टाइप पे, जो कि ग्राफिकल है, कि कैसे किसी इक्वेशन को ग्राफ के माध्यम से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, एक अगर आप लोगों ने स्कूल में या क्लासेस में ये देखा होगा तो इस तरह के टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कैसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, अपने पास दो इक्वेशन थी, ठीक है। एक था हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास ये थी। दूसरी क्या थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन थी। अब इनके सॉल्यूशन के अगर टाइप की बात की जाती है कि किस तरह के सॉल्यूशन बनेंगे, एक केवल सॉल्यूशन होगा कि मेनी सॉल्यूशन होगा, कैसी लाइन बनाएंगी, वो डिसाइड होता है x और y और ये जो कांस्टेंट टर्म है इनके रेशियो से, हम लोग पता करते हैं, ठीक है ना। तो पहला रेशियो क्या कहता है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे, x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन से, दोनों के x के कोफिशिएंट का अनुपात लो और उसके बाद y के कोफिशिएंट के अनुपात लो, उनसे तुलना करो कि क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है a1 अपान a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ जाता है तो इस सिचुएशन में दोनों इक्वेशन के जो रिजल्ट आते हैं, जो सॉल्यूशन आता है, उसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि जो दो लाइन बनेंगी ना, जैसे देखिए एक ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, इनसे जो हम लोग ग्राफ पे लाइन प्लॉट करेंगे वो किसी एक जगह पे कट करेंगे। जैसे देखिए ये लाइन है ना, ये केवल एक ही जगह कट कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन को बता रहा है। तो कैसे याद रखोगे कि केवल x और y के जो कोफिशिएंट के दोनों के अनुपात हैं वो अगर नॉट इक्वल टू आ जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, या वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन भी इसका नाम होता है, ठीक है। तो इन दोनों की तुलना कर लिए। दूसरा क्या कहता है, एक देखिए क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन या फिर इंसिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, नो, या फिर इसे ही बोला जाता है पैरेलल। दो इनकी, जैसे ये दो लाइन हो गई, इनमें अगर इनके कोफिशिएंट मान लो a1 अपान a2, ये रहा a1 अपान a2 इक्वल आ जाता है किसके, b1 अपान b2 के, ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म का अनुपात है वो नॉट इक्वल टू आ जाता है, ये इक्वेशन अगर बन जाती है। अभी मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा तो सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये a1 अपान a2 इक्वल टू आ जाए b1 अपान b2 और फिर नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है, कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन आपस में कहीं पे भी कट ही नहीं करती हैं, बिल्कुल पैरेलल होती हैं। अब जब कोई चीज़ कट ही नहीं करेगी, जहाँ पे कट करती हैं लाइन उसी पॉइंट को सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर कोई दो लाइन आपस में कट ही नहीं करेंगी तो क्या कभी आप सॉल्यूशन बोल सकते हो क्या? तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बताइए, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये किसकी कंडीशन हो गई, दोनों पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगला, इसका कितने सॉल्यूशन होता है। अगर मान लो ये तीनों कंडीशन फॉलो अप करता है, a1 अपान a2 बराबर आ जाता है b1 अपान b2, ये भी बराबर इक्वल टू आ जाता है c1 अपान c2। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों लाइन एक ही पे ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है ना। जहाँ से ये पहली लाइन जा रही है उसी के जस्ट ऊपर हर जगह कोलाइड कर ले। जैसे ये पेन है, इसी पेन के ऊपर स्ट्रेट पेन एक और रख देना तो ये क्या होगी, पेन को हर जगह कट करेगी, और जितनी जगह कट करेगी इसका मतलब उतने ही सॉल्यूशन होंगे।
तो अगर हम ऐसे पूरी तरह से रख देंगे इसका मतलब क्या हो गया, मेनी सॉल्यूशन, कई जगह टच कर रहा है। तो ये क्या कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए ग्राफ भी बने हुए हैं। अगर वहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो तो एक फ़ोटो यहाँ पे मैंने लगा रखी है। देखिए पहली सिचुएशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी इसे बोला जाता है, या वन सॉल्यूशन बोला जाता है, या इसी का एक और नाम होता है यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। तीनों जब इक्वल आ जाती हैं तो मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन हो जाता है। केवल पहले दो इक्वल आ जाए, तीसरा नॉट इक्वल टू, तो पैरेलल वाली कंडीशन आ जाती है जिसको बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप लोग कॉन्सेप्ट तो सीख चुके, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन अपने पास ये है, एक इक्वेशन ये है, इनके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ये दोनों लीनियर है कि नहीं है, देखिए मैक्सिमम पावर 1 है तो ये लीनियर हो गई। 2 वेरिएबल है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए x है y है, x है y है, दो अलग अलग वेरिएबल हैं, बिल्कुल 2 वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब हम इसको इस मेथड से सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले रब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, पिछले पेज पे देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन था x + 3y = 6, ठीक है। x + 3y = 6, ये पहली इक्वेशन थी हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। चेक कर लें एक बार ज़रा, 2x - 3y = 12, ठीक है। ये अपने सामने इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कैसे इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारे पास। इनका सॉल्यूशन हमें निकालना है ना कि किस टाइप का ये सॉल्यूशन दे रहा है, वन सॉल्यूशन वाली कंडीशन पे आ रहा है, मेनी सॉल्यूशन पे आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड, देखिए जब भी ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। पहले ये एक टेबल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एक में हम ले लेंगे x को, यहाँ पे x की वैल्यू होगी, यहाँ पे y की। ये हमारी पहली इक्वेशन के लिए हो गई। इसी तरीके से एक टेबल बना लेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखिएगा, आप लोग सब समझ जाओगे, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन के लिए एक हमने टेबल तैयार कर लिया, ठीक है। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन से यहाँ पे हम रफली पहले सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, x का टर्म, x निकाल लेंगे y के टर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए x यहाँ पे है और इधर 3y को इधर भेज देते हैं, तो x = 6 - 3y हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या किया जाता है ऐसी सिचुएशन में, x की कोई वैल्यू एज्यूम करके चलो, या y को कोई भी रैंडम नंबर एक मान लो, उसके रेफरेंस में देखो y का अगले वाले जो वेरिएबल है उसका क्या रिजल्ट आता है। जैसे मैं अपने आप से मान लेता हूं कि x जो है हमारा 0 है, तो जब हम x को 0 इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो चेक करेंगे कि y कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो x की जगह 0 रख दिया, = 6 - 3y हो गया। अब यहाँ से हम लोग किसको सॉल्व कर लेंगे, अपने y को, तो 6 - 3y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3y = 6 आ गया। तो y कितना आ गया बताइए, 6/3, तो 2 आ गया, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 आ गई। अब इसी तरीके से या तो x को कुछ भी मान लो या फिर y को कुछ मान लो, तो उसके रेफरेंस में दूसरा वाला निकल के आएगा। अब चलो मैं इसी रेफरेंस में एक बार y को 0 मान लेता हूँ, आपकी सहूलियत है, किसी को भी कुछ मान सकते हो, ठीक है ना। अब हमने y को क्या मान लिया, 0, तो अब हम देखेंगे x क्या निकल के आता है। तो देखिए x = 6 - 3 इंटू y को क्या माना हूँ मैं, 0, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो = 6 - 3 0 हो जाएगा, तो ये 6 बचेगा। x जब हमने y को 0 ले लिया तो 6x कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक ये हो गया। अब ये जो x और y करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट बन गए। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0,2। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा 8th 9th में कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 6,0। ये दो कोऑर्डिनेट हमारे इस वाली इक्वेशन के लिए आ गए, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को भी सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ से फिर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख के यहीं निकाल लेते हैं। देखिए तो पहले 2x
इज इक्वल टू 3y को उधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा 12 + 3y, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x निकालिए तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 + 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब हम सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, x को कुछ मानेंगे, उसके कंपैरिजन में y कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए x को मान लिया मैंने 0। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हो। हमने 0 मान लिया, तो अब यहाँ पे रखिए 0, x की जगह क्या रखोगे 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 + 3y डिवाइडेड बाई 2। तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 से ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या बच जाएगा 12 + 3y इज इक्वल टू 0 बच गया। ठीक है ना, हमने बस इधर से इधर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 3y कितना आ जाएगा -12। तो बताइए y कितना आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 3, 3 चौक 4 टाइम चला जाएगा, ये -4 आ जाएगा। तो जब हमने x को 0 लिया तो y कितना हमारा आ गया -4 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से किसी को फिर कुछ मान लीजिए, फिर उसके रेफरेंस में निकल आएगा। तो बताइए अब किसको माने, चलो मैं मान लेता हूँ y को 0 मान लेता हूँ। ठीक है ना, जब हम y को 0 मान लेंगे तो देखेंगे x कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाइए। तो x बराबर 12 + 3, y को कितना मारा इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 12 + 0 तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि 3 0 जा 0 होता है, डिवाइडेड बाई 2 तो कितनी बार गया 6 बार में। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या हुआ, जब हमने y को 0 ले लिया तो x कितना निकल के आ गया 6 आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट तो यहाँ हमें पता चल चुके थे। अब मैं देखिए ये सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, अपनी टेबल तैयार हो गई। अब मैं इसको कर देता हूँ रब, इसको यहाँ से हटा देता हूँ आप लोगों के सामने से, एक सेकेंड बस। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से रिमूव हो गई। अब देखिए इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट बने, पहला बन गया 0, -4, और इसके क्या दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बन गया 6, 0। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ बना के उस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो चलिए आप ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए। इस तरह से ग्राफ बनता है, एक होता है हमारा x एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये हमारा ऊपर जो वर्टिकल होता है y एक्सिस हो गया। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों आपस में कट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं 0, 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर ले लेंगे। ऐसे इस पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से किसी भी आप लोगों ने ग्राफ बनाया होगा 8th क्लास में। नीचे आ जाइए, नीचे नेगेटिव ले लेंगे, -1 -2 -3 और कितना -4। ठीक है ना, ये आ गया -5, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। इधर -1 -2 -3 -4 और इधर -5, इस तरह से चलेंगे। अब हम पहली लाइन को ड्रॉ करते हैं इन दोनों से। ये दो कोऑर्डिनेट आए थे, इनको ड्रॉ कीजिए जरा। क्या कह रहा है, कितना है 0, 2। तो x एक्सिस पे 0 कहीं नहीं चलना है, मतलब यहीं रहना है। y एक्सिस पे कितना चलना है 2 तक। तो ये आ गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट, कितना मिल गया 0, 2। अब उसके बाद क्या है 6, 0। x एक्सिस पे कितने आगे तक बढ़े 1 2 3 4 5 6, 6 तक आ जाओ। ये रहा y का कितना जाना है 0, मतलब कुछ नहीं जाना है, तो मतलब एक पॉइंट ये मिल गया हमारा। ठीक है, कितना 6, 0 ये मिल गया। पहली लाइन के लिए 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। देखिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। 2 कोऑर्डिनेट पे आप लाइन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया। अब आ जाइए दूसरी वाली लाइन के ये कोऑर्डिनेट है, इनको ड्रॉ करते हैं। कितना है 0, -4, x एक्सिस पे 0, y पे कितना जाना है -4, माइनस जाना है मतलब नीचे जाना है। आइए नीचे 1 2 3 4, तो -4 यहाँ मिल गया। तो एक कोऑर्डिनेट अपने पास यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं। अगला कहाँ पे है 6, 0, तो x एक्सिस पे 6 चलेंगे और 0, ये सेम पॉइंट पे ही आ रहा है, इसी पे आ गया। अब पहली वाली लाइन को ड्रॉ कीजिए जरा, इन दोनों पॉइंट को मिलाइए। देखिए ये लाइन हमारी आ गई पहली वाली। ठीक है, आप लोग स्केल से जब कॉपी पे बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, ये होगी। दूसरी लाइन यहाँ से ड्रॉ कीजिए, ये चलेगी। ठीक है, अब मुझे बताइए ये दोनों लाइन कहाँ पे एक ही जगह कट की है ना, ये केवल एक जगह कट की हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका केवल एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है ना,
तो अच्छा, जब मैंने टेबल आप लोगों को पढ़ाया था तो ओनली वन सॉल्यूशन की कंडीशन क्या बनाया था, ये वाला था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो चलो जरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या इस इक्वेशन में ये कंडीशन फॉलो हो रही थी। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने ग्राफ बना के ये चेक कर लिया कि हमारा केवल एक सॉल्यूशन आ रहा है। तो अगर हमारा एक सॉल्यूशन आ रहा है तो a1/a2 वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए a1/a2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे a1 कितना होगा, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 3 हो गई। और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ इसका, अच्छा हमें यहाँ पे सॉल्यूशन ही निकालना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन इसका निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था वो हम अगले क्वेश्चंस में ले लेंगे, इसको दूसरे टाइप से कैसे सॉल्व करना है उसको चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिल गया इसका। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। और वैसे इसको भी वेरीफाई करना चाहोगे तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन भी ये फॉलो करेगा। कैसे? a1 की वैल्यू देखिए 1 है, रखिए 1 बता ही देता हूँ, ये चीज़ को भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा आप लोग को। a1 की जगह कुछ नहीं है तो 1 हो गया, a2 की जगह कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे b1 की जगह कितना आएगा बताइए, 3 है, और b2 की जगह कितना है, -3 है, तो 3/-3। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, आप मुझे बताइए। 1/2 इधर आया, इधर 3/-3 मतलब -1, तो नॉट इक्वल आ गया। तो यही तो था वन सॉल्यूशन के लिए, देखिए टेबल में केवल ओनली वन सॉल्यूशन के लिए यही तो कंडीशन थी। ये देखिए नॉट इक्वल टू आना चाहिए, तो देखिए नहीं, नॉट इक्वल टू आ गया, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ गया। और हमने यहाँ पे ग्राफ बना के भी आपको दिखा दिया कि कैसे वन सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो अगली बार, कई बार होता है जब कहता है कि प्रूफ करो, तो आपको ये काम करना पड़ता है। अदरवाइज आप इस तरह से भी कोफिशिएंट चेक करके बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने इससे भी बता दिया वन सॉल्यूशन की कंडीशन है, और इससे दिखा भी दिया, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को अपना जो दूसरा मेथड था, देखिए यहाँ पे एक अगला सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगले सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, x + 3y = 6। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। देखिए x + 3y = 6 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कितनी है, 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12, ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी में सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। जैसे देखिए ये पहली इक्वेशन है अपने पास, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन से यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आ जाइए, तो x = बताइए कितना आएगा, 3y यहाँ पे राइट में 6 था, 3y को उधर भेज करके माइनस कर दीजिए, -3y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 3y। तो ये चीज़ें, ये x की वैल्यू आ गई 6 - 3y। अब इसको क्या करेंगे, x की जगह जो इक्वेशन सेकंड है हमारी, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, x की जगह क्या करेंगे, यहाँ से 6 - 3y रख देंगे, 2 × 6 - 3y, ठीक है। और ये पहले से -3y था, = में 12 था। अब देखिए ये वाली इक्वेशन केवल एक वेरिएबल की बन गई हमारी, अपडेट होकर के जब हमने x यहाँ पे डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो बन गई ना। क्या दिख रहा है, केवल y दिख रहा है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 6 जा 12 - 2 3 जा 6y, और ये -3y = कितना आ जाएगा, 12, ठीक है ना। अब देखिए सेम साइन इधर 12 है, सेम साइन इधर 12 है, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 और -3, 6 3 9, -9 = 0, 9y, तो y कितना निकल के आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इस y की वैल्यू 0 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x निकल जाएगा, ठीक है ना। किसी में भी आप रख सकते हो, चाहे यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दो, चाहे जहाँ रखोगे ना, आंसर सेम आएगा।
तो यहाँ से y की वैल्यू 0 यहाँ रख दीजिए, तो x कितना आ जाएगा, देखिए 6 माइनस 3 इंटू 0 कितना आ गया, 6 आ गया। तो x इज इक्वल टू 6 पे y कितना आ रहा है, 0। तो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया कितना, सॉरी 6,0, यहाँ पे रब करके लिख देता हूँ 6,0। ये एक सॉल्यूशन आ गया, ये x हो गया हमारा और ये हो गया y। ठीक है, जब हमने ग्राफिकल मेथड से भी किया था तब भी एक सॉल्यूशन अपने पास ये आया था कि x को 6 लेने पे y 0 आया था, या 0 लेने पर y को x 6 आया था। यहाँ पे आकर के देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए कहाँ पे पहली इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, 6 और 0, ये देखिए 6 और 0 आया था ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए एक सॉल्यूशन होता है, कैसे सब्स्टिट्यूट करके कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब मैं ये तो सेकंड मेथड हो गया, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अगले जब मैं वीडियोस लाऊंगा तो उसमें पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करा के सारी एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। अब इन्हीं देखो दो तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, एक ग्राफिकल मेथड से, दूसरा इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब मैं आपको इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा तीसरे अनदर मेथड जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, तो आ जाइए अगले स्लाइड्स पे इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है ना, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन कितनी थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, यही था ना। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है ना, x या फिर y किसी एक के कोफिशिएंट को समान बनाना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे x के पहले 1 है, यहाँ x के पहले 2 है। ठीक है, साइन भी और वैल्यू भी अगर हम समान बनाएं फिर उनको जोड़ दें तो वो आपस में क्या होती है, या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कट जाती हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, देखिए अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ किससे, एलिमिनेशन। मैं इसमें x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए आप लोगों को ये देख कर लग रहा होगा कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो y को ही एलिमिनेट कर दूँ, नहीं, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको भी हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा तभी बराबर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट को बराबर कर लें। इसके पहले 2 है, अगर मैं इसके पहले भी 2 लगा दूँ तो 2x बराबर हो गए ना। लेकिन आपको केवल यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, आप अगर किसी भी एक वेरिएबल के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी इक्वेशन में होती है। तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 6 जा 12। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड निकल के आ गई। ठीक है, और अपने पास ये वाली एक इक्वेशन थी कितनी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इसमें से इसको माइनस कर देंगे। आप लोगों को इक्वेशन को माइनस करने आता होगा, जब हम दो इक्वेशन को माइनस करते हैं तो इनके नीचे के साइन जो होते हैं बदल जाते हैं। तो इसके पहले कोई साइन नहीं तो प्लस होता है, प्लस बदल जाएगा माइनस में, ये माइनस था तो ये प्लस में, ये प्लस था ये माइनस में। आप देखिए 2x में से 2x खत्म हो गया। एक चीज़ यही, इसी को बोलते हैं एलिमिनेट करना। तो x वाला वेरिएबल हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 6 प्लस 3 दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, 6 3 9y इज इक्वल टू 12 और -12, 12 और -12 है तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब एक जगह से y की वैल्यू निकल गई 0, अब उसको चाहे यहाँ पे रख दीजिए, चाहे जहाँ पे रख करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे सब्स्टिट्यूट करते थे। ठीक है, या दूसरे भी तरीके से क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। देखिए अगर जब आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ये लिख के देगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, या ग्राफिकल से सॉल्व करो, या फिर एलिमिनेशन से, तभी आपको सॉल्व करना होता है। अदरवाइज आप तीनों में से कोई सी भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, y 0 है, चलो यहाँ से अब x निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो 2x माइनस y की जगह कितना रख दूँ मैं, 0, तो 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो ये तो पूरा खत्म ही हो गया 0 से मल्टीप्लाई होके। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, तो x कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए 6,0, तीनों तरीके से यही सेम आंसर आया कि नहीं, ग्राफिकल में भी आया था, सब्स्टिट्यूशन में भी आया है, एलिमिनेशन में भी आया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने आपको तीनों मेथड समझा दिए। लीनियर पेयर इक्वेशन, पेयर टू वेरिएबल क्या होते हैं वो हमने बता दिए। ठीक है,
अब आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर की डिटेल लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।